1857 के संग्राम में तात्या टोपे जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी और आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं तात्या टोपे जी के वंशज राजेश टोपे जी से। राजेश टोपे जी नमस्कार। नमस्कार। किस तरीके से आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि तात्या टोपे जी का जो योगदान रहा और साथ में कैसी जनरेशन से आप कनेक्ट हुए हैं। हाँ, एक थोड़ा सा मैं बदल करना चाहूँगा। जी जी। ये ना तो संग्राम था, ना तो अब अलग अलग जो नाम दिए जाते हैं, जी ये जी कुछ जी। है युद्ध था। जी जी ये जी। पूरी तरह से युद्ध, ये शब्द छोड़ के बाकी दुनिया में सब लोग सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन युद्ध नहीं कहते, क्योंकि ये जो विदेशी कल्पना है कि भारत था ही नहीं। युद्ध हमेशा दो देशों में होता है। हाँ, अगर भारत था ही नहीं तो हम युद्ध कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल। इसीलिए किसी ने इसे युद्ध कहा ही नहीं है। तो ये दो देशों में, भारत और इंग्लैंड का युद्ध था, जो भारत की भूमि में हुआ। जब तक हम इस दृष्टिकोण से देखते नहीं हैं, तो हम विदेशी जो चश्मे से भारत को 1857 को देखते रहेंगे, जी। विदेशी चश्मों से देखते रहेंगे और कुछ भी कहते रहेंगे। इसे संग्राम कहेंगे, म्यूटिनी कहेंगे, रिबेलियन कहेंगे, पर युद्ध नहीं कहेंगे। पर ये पूर्व नियोजित युद्ध था, पूरी तरह से पूर्व नियोजित युद्ध था। तो ये थोड़ी से मैं बदल चाहता हूँ सभी आपके इसमें। और ये युद्ध शुरू हुआ, जो हम जानते हैं कि 10 मई 1857 को शुरू हुआ, पर इसकी जो पूर्व कल्पना थी और जो नियोजन था, ये जो सीधा संबंध है वो तो कम से कम 9 महीने पहले से हमें पता चलता है। और अगर हम देखें तो लगभग 3-4 साल से इसका चल ही रहा था कि कभी ना कभी हमें युद्ध छेड़ना होगा। तो उस पूरे प्लानिंग में, पहले प्लानिंग के स्टेज में से आखिरी तक, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, उसमें तात्या टोपे की इसमें भूमिका रही है। जी जी। तो मतलब इसके नियोजन में जो हम शायद जो 1857 के जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि कुछ रोटी और लाल कमल के फूल और रोटी है, तो उसका संबंध क्या था। लोगों ने सावरकर जी ने भी कहा था कि इस लाल मतलब जोश के लिए या संग्राम के लिए कहा था। बहुत सारे किए थे, पर उसका असली मतलब क्या था, इसके बारे में हमने शोध किया है और हमारे पुस्तक में हमने लिखा हुआ है। तो पहले कल्पना से उसके अंत तक तात्या जी का उसमें रोल रहा है, उसकी भूमिका रही है उसमें। तो तात्या टोपे जी का जो कनेक्टिविटी है, मतलब जैसे झांसी की रानी के साथ में कैसे जुड़ी और कैसे जुड़े हैं, और जो उनकी पृष्ठभूमि गांव के हिसाब से, जो आप वंशज के हिसाब से पूरी वंशावली जो अगर बता सकते हैं तो बेहतर रहेगा। हाँ, वंशावली तो मेरे दादाजी के चाचा थे। जी जी। तात्या टोपे जी के एक पुत्र थे और एक पुत्री थी। उनकी जो बेटी थी, उनकी शादी वाराणसी में हुई, पर युद्ध के बाद कुछ पता नहीं रहा उनका। हमने बहुत शोध किया। और बेटा, जब चरखारी का युद्ध चल रहा था, मतलब फरवरी 58 में, उस समय उनके बेटी की मृत्यु हो गई। तो हम सब जो भी वंशज हैं, उनके भाइयों के वंशज हैं। उसमें से एक मैं, मेरे काफ़ी सारे वंशज हैं। हमारे वंशज ग्वालियर में है, कानपुर में है, महाराष्ट्र में है, इंदौर में है, और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मेरा भाई अमेरिका में रहता है। तो कोई ऐसा रोचक किस्सा, क्योंकि बहुत सारे अनसुने किस्से भी हैं जो आपने अपने पूर्वजों से सुने तात्या टोपे जी के बारे में, जो आज भी हम जिनके ऊपर गर्व करते हैं, ऐसे क्योंकि लोग सुनना भी चाहते हैं कुछ आगे कोई ऐसा। हाँ, वो तो मैं बता ही दूंगा, पर मतलब कहीं पर हम जो शायद जो नई पीढ़ी है उनको 1857 का युद्ध लगता है कि 1857 में 2-4 महीने चला होगा, पर ये 10 मई को जो 1857 को शुरू होकर जो हम जो झांसी की रानी की जो बात करते हैं, ये 1858 की बात है। मतलब लगभग 1 साल हो चुका था युद्ध का। जो झांसी की रानी के बारे में जो युद्ध में जो अधिक जानी जाती है, वो तो अप्रैल 1858 की बात है। मतलब 1 साल तो हो चुका था। और ये युद्ध तब खत्म हुआ जब तात्या जी की मृत्यु हो गई। 1859 में खत्म हुआ। तो ये 1857 का युद्ध 2 साल चला, और उसमें पहले से आखिर तक तात्या टोपे जी रहे हैं। अगर ये कार्यक्रम आज का जो है खास बुंदेलखंड के बारे में है, जी जी। तो तात्या जी का
संबंध बुंदेलखंड से उनके लगभग मार्च अप्रैल 1858 से उनकी मृत्यु तक वो बुंदेलखंड में ही अधिकतर रहे हैं। भारत में बहुत जगह पे गए हैं पर अधिकतर बुंदेलखंड में ही रहे हुए हैं और बहुत जगह पे उनका अनेक जगहों पे युद्ध हुआ है और लगभग बुंदेलखंड के हर गांव में, हर सूबे में वो उनका युद्ध हो चुका था। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो एक तो ये हो गया। उनके रोचक किस्से तो बहुत माने जाते हैं कि उन्होंने जो खास करके झांसी के बारे में जो कहा था कि झांसी के किले के में झांसी की रानी अटकी हुई थी और उनको बाहर बचाना था। उनके नाम पर 30,000 पाउंड का उस समय 30,000 ब्रिटिश पाउंड का इनाम था। उस 30,000 ब्रिटिश पाउंड के इनाम के लिए ह्यू रोज ने उनके बॉस हैमिल्टन के आदेश नहीं माने और सीधे झांसी पे आक्रमण कर दिया। उनको आदेश नहीं था, उनको तो तात्या के पीछे भेजना था, पर हैमिल्टन ने बताया ह्यू रोज को कि तात्या के पीछे जाओ, लेकिन वो झांसी के रानी के पीछे गए क्योंकि 30,000 रुपए का इनाम था झांसी को जीवित पकड़ने के लिए। तो इस युद्ध में जो कहा जाता है, जो रोचक बात आप कहते हैं कि अगर आप किले पे चले जाओ तो ऐसा लगता है कि दिखाए कि यहाँ से झांसी की रानी ने कूदी मारी थी। अगर आप गए हैं तो आपको शायद पता होगा। ये कहानियां बाद में बनी हुई हैं जो झांसी की रानी को एक डरपोक बताई जाती है। तो इसमें जो रोचक भाग ये थी कि 30,000 अंग्रेजी सेना ने पूरे किले को घेर लिया था और उस समय तात्या जी आए और तात्या जी का काम किले को लेना नहीं था, उनको झांसी की रानी को बाहर निकालना था। तो उन्होंने अपनी सेना से अंग्रेजी सेना को एक तरह आकर्षित कर लिया और दूसरी तरह से 700 जो विलायती सेना थी, मतलब जिनको अफगानी सेना बोलेंगे, जो झांसी की खुद की सेना थी, जो झांसी की रानी ने तात्या को दी थी, लेकिन वो तात्या के साथ दूसरे चरखारी में लड़ रही थी। वो सेना दूसरी तरफ से अंदर भेज दी अंग्रेजों को बिना पता चले और अंग्रेजों के साथ उसी सेना के साथ उसी सेना में से 700 में से 400 लोग मर गए। उन्होंने झांसी की रानी की सुरक्षा करके ठीक उनको बाहर ले आए। और ये जो रोचक कहानी है कि झांसी की रानी को कैसे जीवित बाहर लाने के लिए, किले से बाहर लाने के लिए तात्या ने कैसे अंग्रेजों की 30,000 की सेना को एक तरफ आकर्षित करके दूसरी तरफ से असली सेना जो थी उनको बाहर निकाला। आपने हमसे बात की, noidakhbar.com के आपके धन्यवाद बहुत बहुत करता है इसके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।